हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय को बच्चों स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम पढ़ते हैं अपनी द्विविमीय ज्यामिति, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो अगर हम द्विविमीय ज्यामिति से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, तो हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो द्विविमीय ज्यामिति में सबसे पहले आपके पास क्या जानकारी है कि भाई द्विविमीय ज्यामिति में आपके पास दो अक्ष हुआ करते थे, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो देखिए, जिस कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के सामने आप बैठे हैं उसमें दो चीज़ें ही आप दो लंबाई चल सकते हो, या तो एक्स अक्ष में, ठीक है ना, मतलब दाएं से बाएं, और एक ऊपर से नीचे। जी हाँ, तो आपका जो ये सिस्टम है, आपकी जो ये पद्धति है द्विविमीय पद्धति है, और इसमें दो अक्ष हैं और दो अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसे एक्स ओ एक्स डैश से दिखाते थे और इसे वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश से दिखाते थे। और यहाँ पर बनते थे जो हमारे चार तल बनते थे, इसे हम चतुर्थांश कहते थे। चतुर्थांश एक, चतुर्थांश दो, चतुर्थांश तीन और चतुर्थांश चार। अब देखिए, नई चीज़ क्या होने वाली है त्रिविमीय में। त्रिविमीय में आपके पास एक तीसरा अक्ष नया इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये देखिए, एक नया अक्ष है और जैसे आगे की ओर आ रहा है ना, ऐसे ये पीछे की ओर आ रहा है। इसको आप समझिए, 3D है ये। 3D मतलब कि त्रिविमीय ज्यामिति है। आप इसकी कल्पना करिए, क्योंकि अब ये हमारा जो तल है, जो बोर्ड जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये आपका बेटा द्विविमीय है। तो इस पे त्रिविमीय दिखा पाना इतना आसान नहीं है। फिर भी आप समझिए कि ये बाहर की ओर है और ये गया हुआ है अंदर की ओर। तो ये हो जाएगा बाहर की ओर जो गया है, अंदर की ओर वाला आपका बन गया क्या? जेड, और बाहर की ओर वाला क्या बन गया आपका? जेड डैश। ठीक है ना। तो ये आपका जो तल है, ये जो आपके पास जो नया सिस्टम बन करके आया है, जो नया तंत्र बन करके आया है, इसे आप बोलते हैं त्रिविमीय त्रिविमीय तंत्र। क्या कहते हैं इसे? त्रिविमीय तंत्र। अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास में कुछ एक प्लेन शीट में आपको दे रहा हूँ, एक समतल दे रहा हूँ। समतल की मदद से मैं आपको त्रिविमीय ज्यामिति दिखाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, ये वो उस कमरे की फर्श है जहां पर आप बैठे हुए हो। अब इस कमरे की फर्श में अगर आप एकदम कोने वाली दीवार को देखो बेटा, तो दो चीजें आपको दिख रही हैं, एक है लंबाई और एक है चौड़ाई। एक है चौड़ाई, तो ये लंबाई की अक्ष है और ये चौड़ाई की अक्ष है। मैं उस कमरे की बात कर रहा हूं जिस कमरे में आप बैठे हो, ठीक है ना। अब देखिए, जो तीसरी कॉलम गई हुई है, किनारे से कहीं पर गई हुई होगी, आप जहां पे बैठे हो तो संभवतः आपके बाएं हाथ की तरफ एक कॉलम गया हुआ, ऊपर की तरफ स्तंभ गया हुआ है जिस पे कमरा पूरा बना हुआ है। तो बेटा ये हो गई ऊंचाई। क्या हो गई? ये ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। अब देखिए, जहां पर आपके पैर रखे हुए हैं ना बेटा, ये कहलाएगा एक्स वाई तल, क्योंकि ये जो तल है ये एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से मिलकर के बना है। जहां पर आपके पैर का अंगूठा आप रख सकते हो, चल सकते हो, तो बेटा ये कौन सा तल है? एक्स वाई तल। क्या है बेटा? एक्स वाई तल। ये कौन सा अक्ष है बेटा? एक्स अक्ष है। ये कौन सा बिंदु है बेटा? ये मूल बिंदु है ना। तो देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे ओ से निरूपित होते हैं। अब यहाँ जीरो जीरो नहीं रहेगा, अब जीरो 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 रहेगा, क्योंकि तीन दावेदार आ चुके हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो ये देखिए, ये आपके पास में एक्स वाई तल है। अब कोई बोले एक्स वाई तल का समीकरण, तो बेटा एक्स वाई तल का समीकरण होता है जेड बराबर जीरो, क्योंकि एक्स वाई तल में एक्स तो होगा, वाई तो होगा, मगर जेड क्या होगा? जीरो होगा। ये एक्स वाई तल का समीकरण है, ठीक है ना। आप, ये हो गया आपका जहां पे आपके जमीन रखे हुए हैं। अब एक चीज देखिए, ये जो तल आपके पास बनेगा, ये तल, यस, आपके लैपटॉप की स्क्रीन, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन, आपका ब्लैक बोर्ड आपके सामने टंगा हुआ, या आपके जस्ट सामने वाली दीवार जहां आपका चेहरा देख रहा है, तो बेटा ये जो तल है ना, ये कौन सा तल है? एक्स जेड तल। कौन सा तल है ये? एक्स जेड तल। और इस तल का इक्वेशन है y बराबर जीरो। क्या है इस तल का इक्वेशन? y बराबर जीरो, क्योंकि इस तल में x तो जीवित होगा, y नहीं होगा, और z भी होगा। तो इस तल में क्या हो जाएगा? y बराबर जीरो। अब ये देखिए, आपके इधर तरफ की दीवार, आपके बाएं तरफ की जो दीवार है उसे मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए,
आपके बाएं तरफ की दीवार दिखाई दी आपको? समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? देखिए ये आपके बाएं तरफ की दीवार है, ठीक है ना, जो आपके बाएं तरफ की दीवार बनी हुई है। तो ये जो तल है बाएं तरफ की दीवार जो उस कॉलम से लगी हुई थी, तो ये कौन सा तल है? वाईजेड तल है। कौन सा तल है ये? वाईजेड तल। और वाईजेड तल का जो समीकरण होता है बेटा वो होता है x बराबर 0। x बराबर 0। तो वाईजेड तल का समीकरण x बराबर 0, तो यहाँ पे x 0 होगा, y होगा और z होगा, है ना। तो ये आपके पास बन गया क्या? ये आपके पास बन गई त्रिविमीय ज्यामिति, है ना। अब देखो बेटा वहां पे क्या बनता था? चतुर्थांश बनता था। क्या बनता था? बट अब इसको अच्छे से यदि आप विचार करो इस पर बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा, अभी हमने इस सिस्टम से एक डब्बा जैसा बनाया है, एक कमरे जैसा बनाया है, और वो कमरा बेटा आगे की तरफ निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? ऐसे एक बेटा पीछे की तरफ निकलेगा, बोलो हाँ। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो मतलब एक दो अक्ष के बीच में दो कमरे निकल रहे हैं, समझ गए ना। तो इस तरीके से यहाँ भी दो निकलेंगे, यहाँ भी दो निकलेंगे, तीसरे में इधर भी कितने निकलेंगे? दो निकलेंगे। तो टोटल कितने हुए? 8। क्या हुए? 8। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम अष्टांग। क्या बोलते हैं? तो वहां पर चतुर्थांश बोलते थे, क्वाड्रेंट बोलते थे, यहाँ पर ऑक्टेंट बोलते हैं, अष्टांक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटा 8 अलग अलग हिस्से बन के आने वाले हैं सामने वाला। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए इस अष्टांक में जो निशान है, पहला x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है और z भी क्या है? मतलब ये प्रथम अष्टांक में बैठा हुआ है। किस में बैठा हुआ है? हाँ, अब आप अपनी कॉपी अपनी किताब देख ले, द्वितीय अष्टांक में देखिए कहाँ चला जाएगा कमरा बेटा? इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ। द्वितीय अष्टांक में कमरा जो है आपका इस तरफ चला जाएगा, तो x निगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव, मतलब यहाँ तरफ आ जाएंगे। आपका जो कमरा है ना ये इधर की तरफ बनेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए आप लोग। ये देखिए ये आपका x बन जाएगा, ये आपका y इस तरीके, ये और ये इस तरीके से आपका फिर कमरा बनेगा आपका बाहर की तरफ। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है? दिख गया आपको? ये देखिए इधर की तरफ, तो यहाँ पे x क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया है, और y और z क्या है? धनात्मक है। तो इस अष्टांक के जो चिन्ह निकल करके आएंगे वो क्या होंगे? माइनस, प्लस, प्लस। समझ में आ गया? तो इनको देख करके कोई आपसे पूछे किस अष्टांक में है, तो ये द्वितीय अष्टांक है। कौन सा अष्टांक है? द्वितीय अष्टांक है, ठीक है ना। तो अष्टांकों के चिन्ह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये प्रथम अष्टांक, ये द्वितीय अष्टांक, ये तृतीय अष्टांक, ये चतुर्थ अष्टांक, ठीक है? आ गया समझ में? तो ये 4 अष्टांक हो चुके हैं। अब इसके बाद में आप कहाँ जाएंगे? पीछे की तरफ जाएंगे, तो आपको 5वां मिलेगा, आपको 6वां मिलेगा, आपको 7वां मिल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? 8वां। 8 अष्टांक आपको मिल जाएंगे। चित्र से समझिए, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, और ये आपका क्या है? z अक्ष है बाहर की तरफ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हिसाब से बनाने की कोशिश करिए तो आपको पूरे के पूरे अष्टांक दिखाई देंगे z, ठीक है ना। तो चलिए पहले में क्या बताया आपने? प्लस, 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 ठीक है ना। इसको पीछे की तरफ भी ये मूव होते हैं, जैसे x प्लस का है तो x माइनस का भी होगा, y प्लस का है तो y किसका होगा? माइनस का भी होगा, और z प्लस का है तो z माइनस का भी होगा। क्लियर हो गया? तो पहला हो गया प्लस, 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 फिर आप इधर वाले आएंगे तो x माइनस हो जाएगा। क्या बनेगा? ये माइनस, प्लस, प्लस। तीसरा अष्टांक जो बनेगा, तीसरा अष्टांश बोलते हैं, अष्टांक नहीं अष्टांश। तो तीसरा अष्टांश बनेगा, देखिए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x भी निगेटिव, y भी नेगेटिव, मगर z पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक, और z क्या हो जाएगा? धनात्मक। चौथे में फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x धनात्मक, x यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास धनात्मक है, और y आपके पास में क्या है? ऋणात्मक है, और z भी क्या रहेगा? आपका धनात्मक, है ना, बाहर की ओर है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो आपके पास में x धनात्मक है, y भी आपके y ऋणात्मक है, और z भी क्या है? धनात्मक है, ठीक है ना। अब आप पीछे की ओर चलिए, पीछे वाला देखो, पीछे वाला कमरा है ना। तो पीछे वाले कमरे में x आपका धनात्मक होगा, y भी धनात्मक होगा, मगर z तो पीछे चला गया ना, तो z क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो x प्लस, y भी प्लस है, और z क्या है? माइनस। इसी तरीके से इसके यहाँ वाला पीछे वाला जो हो जाएगा, इस वाले पीछे वाले में छठवां क्वाड्रेंट, देखिए x ऋणात्मक है, y क्या है? धनात्मक, मगर z क्या है? ऋणात्मक, ठीक है ना। अच्छा हम सारे पीछे चल रहे हैं तो z तो माइनस सब में ही चलेगा, हाँ है ना। केवल फर्क x और y का आ रहा है, केवल किसका फर्क आ रहा है? x और y का। अब देखिए छठवें क्वाड्रेंट में आ जाइए, मतलब कहाँ बनेगा? ये नीचे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, इधर की ओर बनेगा छठा।
छठा अष्टांक, तो यहाँ पे x ऋणात्मक है, ठीक है ना। छठे अष्टांक में x ऋणात्मक, y धनात्मक और z क्या है, ऋणात्मक। तो x ऋणात्मक, y धनात्मक, मैंने छठा तो मैंने लिख दिया, मुझे सातवां लिखना है ना अब तो, सॉरी छठवां तो मैंने बना दिया है। देखिए 1 2 इधर पे 3 4 और 5 और 6, छठा मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको सातवां बनाना है ना, पीछे पीछे की ओर वाला सातवां बनाना है। तो देखिए सातवें में क्या रहेगा आपके पास में, सातवें में मतलब इधर में पीछे वाला, इधर वाले में पीछे वाला, इस वाले बॉक्स के अंदर पीछे की तरफ वाला। ये समझना थोड़ा सा कठिन रहता है, बट एक बार समझ जाएंगे। तो x भी ऋणात्मक है, y भी ऋणात्मक है, z भी ऋणात्मक है, तो माइनस माइनस माइनस। अब लास्ट इधर पे आ जाइए, तो यहाँ पे x धनात्मक है, y ऋणात्मक है और z भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो धन ऋण ऋण। बोलिए समझ में आ गए सारे आपको। तो यदि आपने अच्छे से सुना है, मुझे समझा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम थोड़ा कठिन है ना। बाकी एक ये भी तकनीक है कि आप एक प्लेट ले लें इस तरीके से, ठीक है ना, एक प्लेट इस तरीके से ले लें, ये देखिए। तो यहाँ पर आपके पास और एक प्लेट आपकी, देखिए ये एक्स अक्ष के अंदर हो गई, ये आपकी हो गई वाई अक्ष के अंदर, और एक आपकी बन जाएगी जेड अक्ष के अंदर। ये लीजिए साहब, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, मुझे अंदर से खींचना चाहिए। ये देखिए, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको 8 हिस्से नहीं दिखा रहा हूँ, फिर भी कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ दूसरा है, यहाँ सामने तीसरा है, और यहाँ क्या है, चौथा। और वो पीछे देखिए पांचवा, ये छठा, वो पीछे से भाई साहब कहाँ से दिखा दूँ, सातवां, और ये कौन सा, आठवां। ठीक है ना, क्लियर है। और बाकी आपकी किताब में बना हुआ है, तो आप देखते। तो पहली प्रश्नावली में आपके पास, मैंने आपको यही बता दिया, पहली प्रश्नावली में आपने देखा कि एक्स वाई तल का समीकरण, एक्स वाई तल का समीकरण, तो एक्स वाई तल का समीकरण है जेड बराबर 0, क्योंकि एक्स वाई तल में जेड नहीं होगा। वाई जेड तल की बात करेंगे तो एक्स नहीं होगा, यानी एक्स बराबर 0, और अगर जेड एक्स तल की बात करेंगे तो वाई नहीं होगा, यानी वाई बराबर 0। तो ये देखे आपने तल के समीकरण। अगर हम एक्स वाई तल पर बिंदु की बात करें कि इस पर जो बिंदु बैठा होगा वो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। इस पर बिंदु क्या होगा, वाई कॉमा 0 कॉमा वाई कॉमा जेड। इस पर जो बिंदु होगा वो क्या होगा, एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड। तो बिंदु देख लिए। अब इसके बाद बात करते हैं अक्षों की। किसकी बात करते हैं, अक्षों की। तो ये देखिए आपने, मैंने बताया ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो आपके पास एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स 0 0। तो एक्स अक्ष की जो प्रगुण है, कॉमन प्रगुण ये है कि इसमें वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। तो आ गई बात हमको समझ में। यदि हमसे पूछा जाए एक्स अक्ष का समीकरण, तो हम लिखेंगे, पहले हम लिखते थे केवल y बराबर 0, अब y बराबर 0 और z बराबर 0। अगर हमसे पूछा जाए y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0 और z बराबर 0। बिल्कुल सही कहा बच्चों ने यहाँ पे। देखिए क्योंकि y अक्ष में आपके पास में x 0 रहेगा, y रहेगा और z क्या रहेगा, 0, और z अक्ष में आपके पास में 0 0 z 0 0 z। तो z अक्ष के यदि हम समीकरण की बात करें तो x बराबर 0, y बराबर 0, और यहाँ पे z की तो बात ही मत करिए, है ना, क्योंकि z तो रहेगा ही। तो ये हो गया आपके पास में समीकरण। अब देखिए हम बात करते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी। अगला टॉपिक है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कि दो बिंदु के बीच की दूरी हम कैसे निकालें। तो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो x और y अक्ष के बीच में था, कि आपके पास में दो बिंदु थे, पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु q x2 y2, और इनके बीच की दूरी आपने पढ़ी थी pq की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब क्या होने वाला है। अब एक बिंदु और आ रहा है, क्योंकि एक अक्ष और आ चुका है z। तो z अक्ष के आने से एक बिंदु और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक बिंदु का और आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर p के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 z1, और q के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2 और z2। तो अब जो बिंदु के बीच की दूरी का जो सूत्र बनेगा, pq बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये बन गया दो बिंदु के बीच की दूरी। चलिए, तो इस दूरी के सूत्र का इस्तेमाल करके मैं आपको बताता हूं कि तलों से दूरी कितनी होगी किसी बिंदु की। चलिए, जैसे मान लीजिए, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छा दिखता है हमको ये तल, और इस तल का नाम मैं बार बार ले रहा हूं, कौन सा तल? एक्स वाई तल। कौन सा तल? अब मान लीजिए हवा में कोई बिंदु P बैठा हुआ है और इसकी आपको दूरी निकालनी है एक्स वाई तल से। तो बिंदु P हवा में है, तो त्रिविमीय निर्देशांक क्या चलते हैं? एक्स वाई जेड। द्विविमीय क्या चलते थे? एक्स कॉमा वाई। और त्रिविमीय क्या चलेंगे? एक्स वाई। अब आपने यदि यहाँ से इस पे लंब खींचा, इस तल पे लंब खींचा, तो देखिए क्योंकि ये एक्स अक्ष, ये एक्स वाई तल है, तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा? वाई, बट यहाँ पे जेड जीरो हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा? जीरो। तो चलिए अब हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं और दूरी निकालते हैं। तो इसका m मान लेता हूँ मैं। तो एक्स वाई तल से दूरी pm बराबर, देखिए आंसर क्या आएगा? x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। तो x माइनस एक्स कितना हो गया? जीरो। y माइनस वाई कितना हो गया? जीरो। और z माइनस जेड, केवल क्या बचा? रूट के अंदर z का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? z। मतलब बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई बिंदु P आपके पास एक्स वाई जेड है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो यदि मैं बोलूं कि इसकी एक्स वाई तल से दूरी, तल से दूरी, तो क्या होगी? जेड के निर्देशांक का धनात्मक मान, जेड के निर्देशांक का धनात्मक। अब यहाँ पे धनात्मक ही लेना है क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो आपको धनात्मक ही लेना है। अगर मैं बोलूँ वाई जेड तल से दूरी, तो अब तो आपको आइडिया हो चुका है क्या होगी? एक्स का मान क्या आएगा? एक्स का धनात्मक मान। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? भाई जब एक्स वाई बोलते हो तो जेड आ रहा है, वाई जेड बोलोगे तो एक्स आएगा, है ना? और जब आप एक्स जेड बोलेंगे तो क्या आएगा? एक्स जेड तल से दूरी क्या आएगी? बोलिए। बिल्कुल सही, एक्स जेड तल से दूरी जो है आपकी वाई का मॉड या वाई के निर्देशांक का धनात्मक मान आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गए आपके पास तलों से दूरी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अक्ष से दूरी। किससे दूरी? अक्ष से दूरी। चलिए देखिए अक्ष से दूरी कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए ये बिंदु P एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है और इसकी आपको एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल एक्स तो अपना ये ऊपर ही लेके बैठा हुआ है, तो ये निर्देशांक भी एक्स होगा, बट एक्स अक्ष में वाई जीरो होगा और जेड भी कितना होगा? जीरो। तो पी एम जो लंबाई निकलेगी आपके पास में, पी एम बराबर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। तो आंसर आ गया अंडर रूट जीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कंप्लीट आंसर बेटा होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, ठीक है ना? तो अब हम क्या समझ चुके हैं कि अगर कोई बिंदु आपके पास P एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी इसकी? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वाई अक्ष है तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जेड अक्ष से दूरी क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी दूरियां बन गई हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सूत्र की तरफ जिसका नाम है खंड सूत्र। क्या नाम है? खंड सूत्र। बिल्कुल 10th क्लास के जैसा ही ये खंड सूत्र है। मान लीजिए आपके पास में त्रिविम में आकाश में स्पेस में 3D ज्योमेट्री में एक पॉइंट है P जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 z1 और Q जिसके निर्देशांक हैं x2 y2। इसको कोई विभाजक बिंदु है, खंडित करने वाला बिंदु है, इसका नाम आप मान लीजिए, इसको A भी ले लेते हैं, है ना? ये बिंदु A ले लीजिए इसको और इस बिंदु को आप B ले लीजिए। तो ये विभाजक बिंदु यहाँ पे उसका नाम मैं मान लेता हूँ P। बस इतना हमको जानकारी है कि ये बिंदु M1 अनुपाते M2 में विभाजित कर रहा है। तो हमको विभाजक बिंदु निकालने हैं, मतलब यहाँ से तोड़ने वाले बिंदु के निर्देशांक भी कितने होंगे? 3, क्योंकि 3D में तुम हो 3D में हम है, तो तोड़ने वाला भी किस में होगा? 3D में ही होगा। तो हमको x का निर्देशांक आपको बनता भी होगा। बोलिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब ये वाला रेशियो इसके साथ और ये वाला रेशियो यानी अनुपात। तो पहला अनुपात अंतिम वाले के साथ, दूसरा अनुपात पहले वाले के साथ अपॉन दोनों का योग, ठीक है?
दूसरा y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। z का मान m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। याद रखिएगा, अगर आंतरिक विभाजन हो रहा है, मतलब बिंदु जो है रेखा के बीच में आकर के तोड़ रहा है वाकई में, तो उसे आंतरिक विभाजन कहते हैं। और आपको आंतरिक विभाजन के लिए प्लस लेना है। क्या लेना है? हाँ, तो यदि आप आंतरिक विभाजन की बात करते हैं तो आपको प्लस लेना है। बट यदि बिंदु बाहर बैठा हुआ है तो आप बात करेंगे बाह्य विभाजन की। किसकी बात करेंगे? हाँ, तो बाह्य विभाजन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। क्या लेना पड़ेगा? तब यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अब करते हैं प्रैक्टिस।